जी, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए खुशी की खबर है, और हरियाणा के जो आसपास के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी, जो आसपास के राज्य में रहते हैं, उनके लिए भी खुशी की खबर है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, जो कि पिछले साल से अवेटेड थी कि आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, तो वो अब आ चुकी है फाइनली, और उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। और इस दौरान जो हमारे नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में और ईएमआरएस में साथी लगे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिनकी दूर सुदूर पोस्टिंग आई है, तो उनमें से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी होल्डर हैं। तो उनमें से बहुत सारे साथी जो हैं इसकी योग्यता रखते हैं और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। तो होपफुली उनमें से बहुत सारे साथियों का इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में ज़रूर होगा। तो उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, फॉर विच द गाइडलाइन स्टेप्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स आर एज अंडर। तो कैंडिडेट्स को जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उस पे जाके लॉगिन करना होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक लॉगिन आईडी क्रिएट होगी। फिर उसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर और वर्चुअल आईडी से ऑथेंटिकेशन करना होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपनी जो वैकेंसी है एडवर्टाइज की गई है उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वेसाइड फ़ी। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट्स आर हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन, अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली चेकिंग इट एंड साइनिंग इट। यानी कि उसके बाद एक आपको प्रिंट आउट लेना होगा फॉर्म फिल करने के बाद, और फिर उसके बाद उसको चेक करके साइन करके उसको अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी completed only after submission of duly signed application form by the candidate। और जब कैंडिडेट उस एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करके अपलोड करेगा, वही कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहने वाला है। टाइमलाइन क्या रहने वाली है एप्लीकेशन प्रोसेस की, वो देख लीजिए आप। तो नोटिफिकेशन आपका 2 तारीख को आ गया है, और 7 अगस्त से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और 27 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, यानी कि 20 दिन का आपको समय दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी तो कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट टू इंश्योर दैट द फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट, देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट process will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed criteria. Mere issuance of e-admit card of the candidate will not imply that this candidature has finally cleared by the commission. Eligibility of the candidate with reference to the document submitted by him assist only after the candidate has qualified the interview। यानी कि एलिजिबिलिटी तभी असेस की जाएगी जब कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया हो इंटरव्यू। तो फिर उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको सीधी सी बात है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। लास्ट डेट आपकी 27 अगस्त 5 बजे तक रहेगी शाम को। फिर उसके बाद आपका बाकी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपकी देखिए पोस्ट दी हुई है, कितनी कितनी पोस्ट है सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे 26 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है। आर्ट्स आपकी वैकेंसी रहने वाली है। बॉटनी में 98, केमिस्ट्री में 123, कॉमर्स में 153, कंप्यूटर साइंस में 47, डिफेंस स्टडीज़ में 23, इकोनॉमिक्स में 43, इंग्लिश में 613, बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है इंग्लिश में। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में 7, फाइन आर्ट्स में 7, ज्योग्राफी में 316, ज्योग्राफी में काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है। हिंदी में 139, हिस्ट्री में 123, होम साइंस में 28, मास कम्युनिकेशन में 8, मैथमेटिक्स में 163, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में 8, वोकल में 6, फिलॉसफी में 3, फिज़िकल एजुकेशन में 126, फिज़िक्स में 96, पॉलिटिकल साइंस में 81, साइकोलॉजी में 85, पंजाबी में 24, संस्कृत में 12, टूरिज्म में 1, एंजियोलॉजी में 91। इस तरीके से टोटल आपकी 2424 वैकेंसी आ रही हैं इस रिक्रूटमेंट में। फिर उसका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है आपका, देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री विद 55%, यानी कि 55% के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हो और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड गुड हो, तो उसका अभी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का अभी परिभाषा बता दी जाएगी। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, यानी कि हिंदी आपने मैट्रिक तक पढ़ी हो। फिर उसके बाद आपने नेशनल एलिजिबिलिटी
टेस्ट यानी कि नेट की परीक्षा पास की हुई हो, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेट या स्लेट की जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो आपने पास की हो, या आपके पास पीएचडी आपने कर रखी हो। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, देखिए 2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम, यानी पीएचडी की हुई है और उसकी जो कंडीशंस है वो आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि पीएचडी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी कंडीशन रखी जाती हैं। नेट नहीं होता है, पीएचडी होता है, तो वो कंडीशंस को आप लोग सेटिस्फाई करते हो जो कि अमेंडमेंट किए गए हैं उससे नेट स्लेट सेट से एग्जाम्प्ट करने के लिए। फ़िलहाल आपके पास अगर आप नेट है और आपने मतलब मास्टर्स 55% के साथ पास कर रखा है तो आप क्वालिफाइड है। यहाँ पे बाकी और भी कंडीशंस हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट वगैरह नहीं कराया जाता है, तो उनको सिर्फ 55% के पास साथ मास्टर्स डिग्री पास होना कंपलसरी होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है वो आप ठीक से देख सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपने 55% के साथ मास्टर्स किया हो और एन इक्वलेंट ग्रेड ऑफ मास्टर डिग्री एंड इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंडियन। हाँ, यहाँ पे देखिए साथियों जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो क्राइटेरिया दिया गया था, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से है कि डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज 55% इन 2 ऑफ द 4 एग्जामिनेशन। 4 एग्जामिनेशन कौन से होंगे आपके? यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी, उनमें से 2 में आपने 55% मार्क्स अटेन किए हों और फिर उसके बाद अप टू और 50% इन ईच ऑफ द 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली अप टू मास्टर, और 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। और इनमें से जो 2 एग्ज़ाम हैं उनमें 50% मार्क्स सेपरेटली वो करे हों और एवरेज आपका 55% से ऊपर हो। तो कुल मिला के ये आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्राइटेरिया होने वाला है। तो जनरली इतने होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आपका और भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्राइटेरिया है जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज़ को, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये बोली गई है, देखिए कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है कि eligibility of the candidate with regard to educational qualification shall be determined on the closing date of 27/8/2024। यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने से पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ऑल एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द क्लोजिंग डेट। दे आर advised to satisfy themselves before applying that the possess at least essential qualification laid down। यानी कि आपके 27 तारीख को आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट ही आपकी कट ऑफ डेट रहने वाली है। और कोई कैंडिडेट की अगर क्लोजिंग डेट के बाद इम्प्रूवमेंट मार्क्स होते हैं तो वो जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब स्कीम और पैटर्न क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का वो देख लीजिए। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जहाँ भी ज़रूरत है, तो उसमें आपके 100 MCQ होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप। फिर उसमें 2 घंटे का टाइम होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे और सब में 5 ऑप्शन होंगे। अगर आप ABCD कोई आंसर पता है तो अच्छी बात है, और अगर आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो E को सर्किल करना होगा। और अगर इन 5 में से कोई भी सर्किल मार्क नहीं किया जाता है तो उस केस में 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। 1/4 मार्क जो है आपके काट लिए जाएंगे। तो यानी कि अगर आप इसमें ई वाला अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ई सर्किल बनाना ही होगा, यानी कि सर्किल आपको बनाना ही बनाना है। ए कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्किल मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और एक कैंडिडेट अगर कोई भी सर्किल मार्क नहीं करता है 10% से ज़्यादा क्वेश्चनों में तो वो डिस्क्वालीफाई कहलाएगा। इसलिए ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह नकल वगैरह होती है, OMR शीट ब्लैंक छुड़ा दी जाती है, तो वो सब चीज़ों को रोका जा सके और कैंडिडेट
खुद ही सारे गोले बनाए, इसलिए ये किया जाएगा। 1/4 मार्क विल बी डायरेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। इन सब्जेक्ट में इंग्लिश में होगा एग्जाम, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, डिफेंस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, इनमें इंग्लिश में होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी में जो पेपर होंगे वो इन्हीं लैंग्वेज में होंगे। तो इस प्रकार से candidate 4 times of the number of advertised posts including the bracketed candidate if they will be called for an next stage of the selection process provided they have secured minimum cutoff marks of 25% of the screening test। अगर कैंडिडेट्स 25% मार्क्स को स्कोर करना ही होगा और मिनिमम जो हमारे जो कैंडिडेट्स मांगे गए हैं उसमें 4 टाइम्स कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। The marks obtained by the candidate in the screening test will not be counted for final selection, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे कैंडिडेट के वो फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ आपका जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसकी जो अवधि रहेगी वो 3 घंटे रहेगी। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स रहेंगे और वही सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में रहेंगे, वो आपके सेम वही सब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या बोला गया, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35%। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%, यानी कि 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वैकेंसी के अगेंस्ट और उनको कम से कम 35% मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन करना होगा। यानी कि अगर 2 टाइम्स कैंडिडेट को बुला रहे हैं किसी पोस्ट के लिए और कुछ कैंडिडेट्स के 2 टाइम्स में तो आ रहे हैं बट मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35% नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। और जो इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो वेटेज रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आपका 87.5% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज आपका 12.5% रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड वाइवा से। तो आपका जो फाइनल मेरिट क्रिएट की जाएगी वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके की जाएगी। सिलेबस जो है HPSC की वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका पे लेवल रहेगा वो एकेडमिक लेवल है, इसमें 57,700 से 1,82,400 आपका पे बैंड है। और सर्विस रूल्स आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी की सर्विस है ये। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस बोला गया है ये तो सब में सेम ही रहता है। एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स से 42 ईयर्स है और जो कि एक्सटेंडेबल होती है as on 15 days of next month preceding the last date of the submission, that is 15, यानी कि 15/7/2024 को आपकी जो उम्र है वो 21 और 42 साल के बीच में होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन है तो वो आप देख सकते हैं कि SC ST OBC को किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन है, तो आप लोग अपना जो अलग अलग कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि आपके जो मेल कैंडिडेट्स हैं और OBC के कैंडिडेट्स हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपकी 1000 रुपीज़ है। सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो फ़ीस है वो आपकी 250 रहने वाली है। और SC और OBC के जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं उनके और एक्स सर्विसमैन और EWS के लिए 250 रहने वाली है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए नील है ये फ़ीस। तो इसमें आपका देखिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होने हैं एप्लीकेशन के साथ वो आप देख लीजिए। तो स्कैन कॉपी ऑफ साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ ये आपकी जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन MPhil PhD वगैरह है, स्कैन कॉपी ऑफ नेट JRF सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ DSM DSF जो भी है, मतलब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है सबकी स्कैन कॉपी आपकी अपलोड होनी है। तो आप अपने सभी स्कैन कॉपी जो है वो लेकर जाए। Scan copy of certificate issued by headmaster of the school from which the candidate had passed matriculation exam certifying that
school is situated in the jurisdiction of the village of Panchayat of the Haryana. Further, the certificate is to be countersigned by the concerned block education officer, block development officer, candidate who wants to रिलैक्सेशन ऑफ 55, यानी कि अगर जिनको 5% वाला रिलैक्सेशन चाहिए तो उनको ये प्रूव करना होगा कि रूरल वो है, तो उनको अपना जो वो सब करवाना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लॉज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे KVS NVS और EMRS के साथी इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हु हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी बॉन्ड विद स्टेट गवर्नमेंट में फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन विदाउट NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट। हाउएवर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ सच एम्प्लॉयज़ इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द इफेक्ट दैट एम्प्लॉय इज नॉट फेसिंग एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे NOC की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट का कोई मतलब एम्प्लॉई है जिसने हरियाणा गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई बॉन्ड नहीं किया है, तो उसको बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि उसके खिलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जिन्होंने बॉन्ड साइन किया हुआ है, उन्हें अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से NOC चाहिए होगा। If the candidate resign after sending the application, then such candidate will be interviewed only if he produce letter from HOD to the effect that he has resigned from the post and his resignation has been accepted। और अगर कोई अप्लाई करने के बाद रिज़ाइन कर देता है, NOC नहीं मिलती, रिज़ाइन कर देता है, तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने का लेटर उनको चाहिए होगा। द NOC और लेटर as the case may be shall be submitted on or before the date of the interview, following which he will not be interviewed। और जो NOC है या रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का लेटर जो है वो उनको इंटरव्यू के दिन प्रोड्यूस करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स हु जॉइन सर्विस under government, Khasi government organization, public sector undertaking, after the submission of the application has executed a bond will have to produce no objection certificate from the employer or before the date of the interview, following which she will not be interviewed। यानी कि अगर फॉर्म भरने के बाद अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब में मतलब एंटर करता है तो उस केस में उनको भी NOC सर्टिफिकेट देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। पर्सन इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुल मिला के NOC अपलोड नहीं करनी है, ये वाली बात बोली गई है। और जो बॉन्ड किसी एक बॉन्ड वगैरह में है, जिन्होंने बॉन्ड कर रखा है, यानी कि ये देखिए दूसरा वाला जो कॉलम है इसमें भी बोला गया है कि आप सर्विस के बाद भी अगर जाते हैं और उसमें किसी ऐसी सर्विस में फॉर्म भरने के बाद ऐसी सर्विस में एंटर किए हैं जिसमें बॉन्ड साइन किया है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है। अगर आपके पास बॉन्ड नहीं है, यानी कि अगर आपने कोई बॉन्ड, जैसे EMRS में कोई बॉन्ड साइन नहीं होता, KVS में कोई बॉन्ड साइन नहीं हुआ, NVS में कोई बॉन्ड साइन नहीं हुआ है, तो आप बिना NOC के भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग प्राइवेट एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको कोई NOC प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ी राहत है कि NOC नहीं मांगी गई है यहाँ पे। अगर आप की जॉब में बॉन्ड है तो ही आपको NOC देना है। अगर आप बॉन्ड नहीं साइन किए हुए हैं तो आपको कोई NOC प्रोड्यूस नहीं करनी है। यहाँ पे क्लियरली इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, जो कि एक बहुत राहत भरी खबर है और बहुत ही एक मेन फैक्ट है, क्योंकि एक जैसे आपको पता है कि EMRS भी आपको NOC नहीं देगा, KVS भी NOC नहीं देगा और NVS भी NOC नहीं देगा। उस केस में ये बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है। तो बाकी का नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी साथी अप्लाई करने वाले हैं वो कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नवोदय, KVI, EMRS में, और आपकी तैयारी कैसी है। और साथ ही सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो KVS, NVS, EMRS के साथी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि इस फॉर्म में NOC की ज़रूरत नहीं है, तो आपको NOC प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप बिना NOC के ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। बट मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगा कि आप जब इस फॉर्म को अप्लाई करें तो NOC मिले या ना मिले, आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन ज़रूर दें, नहीं तो आपको फिर रिलीविंग मिलने में दिक्कत हो जाती है। आप अगर रिज़ाइन करके आएंगे तो आप इस पोस्ट के लिए इंटीमेशन ज़रूर दें कि हाँ
आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करके अपनी क्वेरी रख सकते हैं, साथ ही आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।